This conference will now be recorded. ठीक है, so in case of set up a AVD host pool, so let me help you to understand एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि AVD host pool को सेटअप करने के लिए क्या-क्या प्रीरिक्विजिट्स होनी चाहिए. So we need to set up our on VNet. सबसे पहले हम अपना VNet तैयार करेंगे. And VNet should be connected with our domain controller. So आप domain controller कहीं से भी adjust कर सकते हैं. You can create virtual machine and install the domain services. आप VM में जाकर के domain service को install कर सकते हो. Then same domain machine must be connected with the Azure Active Directory. सेम जो डोमेन आप स्टैब्लिश करेंगे उसको हम Azure AD के साथ कनेक्ट करेंगे और सिंक्रनाइज करेंगे. After that, once our Azure AD is ready to use, we will move ourselves to the AVD host pool. Last में आएगा AVD host pool को हम सेटअप करेंगे. Once we establish the AVD host pool, you must need to decide the virtual machines कि कितनी number of virtual machine आप तैयार करना चाहते हैं. दो चीजें होती है इसमें, एक वीएम होता है और एक नंबर ऑफ सेशन होता है कि हाउ मेनी सेशंस यू वांट टू एक्सेस फॉर द सेम वर्चुअल मशीन. मान लीजिए आपने वीएम को असाइन कर दिया 3 डिफरेंट सेशन, ठीक है। सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3. अब ये जो एक्सेस है, जो आपकी वर्चुअल मशीन को एट अ सेम टाइम 3 बंदे एक्सेस कर सकते हैं, ये जो बंदे होंगे वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स होंगे. और आपकी जो वर्चुअल मशीन आपने सेटअप की है एवीडी होस्ट पूल के अंदर मस्ट बी मेंबर ऑफ मस्ट बी मेंबर ऑफ किसका, डोमेन कंट्रोलर. ये आपका जो डोमेन कंट्रोलर है उस डोमेन कंट्रोलर का ये मेंबर होना चाहिए. कौन मेंबर होना ये तो चाहिए सर? स्ट्रक्चर, ये जो यूजर्स होंगे ना, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, ये जो यूजर्स आप एक्सेस करेंगे ना वर्चुअल मशीन को एक्सेस करने के लिए, डेफिनेटली आप यूजर को लॉग इन करेंगे ना, तो ये जो यूजर होंगे वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स होंगे जो आपने एडी में क्रिएट करके, वही सेम यूजर्स होंगे. क्लियर? ठीक है सर। अब ठीक है सर, अब आपने बताया जैसे कि हम वीनेट बनाएंगे, उसमें हम अपना डोमेन कंट्रोलर सर्वर बनाएंगे। हम्म. और ये जो डोमेन कंट्रोलर आपने सर्वर एज्योर एडी में कनेक्ट करना है सर, ये कैसे? ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ये मेन पर्पस है. अभी तो हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू ना प्री रिक्विजिट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज आवर इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है एंड वी नीड टू मैनेज द एवीडी होस्ट पुल बाय यूजिंग दीज कंपोनेंट्स. इन कंपोनेंट्स की हेल्प से हम अपना पूरा का पूरा एवीडी इन्वायरमेंट मैनेज करेंगे. नाउ, अब पहले तो हमें कंप्लीट वीनेट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉट ओनली टू क्रिएट जस्ट वर्चुअल मशीन, वर्चुअल वीनेट. यू शुड नो अबाउट द वीपीएन, यू शुड नो अबाउट द वीनेट पेयरिंग, यू शुड नो अबाउट द अदर कंपोनेंट्स ऑफ आवर नेटवर्किंग. सारी चीजें इसमें हमें आनी चाहिए. ठीक यू है मस्ट सर। नीड टू नो अबाउट वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट. वीएम को कैसे क्रिएट करेंगे, वर्चुअल मशीन के अंदर एडी कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अंदर आईपी कैसे मैनेज करेंगे, उसका डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर होगा, ये सारा पार्ट्स आ जाएगा हमारे डोमेन के पार्ट में. इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, उसको हम हाइब्रिड इन्वायरमेंट बोलते हैं, या फिर आप एज्यूर एडी कनेक्ट का नाम सुना होगा. एज्यूर एडी कनेक्ट के जरिए आप ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन को, एज्यूर के डोमेन को, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो डोमेन आपने बना रखा है उस डोमेन के यूजर्स को एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी से आप कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है सर। और विदाउट एज्यूर एडी वी आर अनेबल टू क्रिएट एवीडी होस्ट पूल. आप एवीडी होस्ट पूल को सेटअप नहीं कर पाएंगे. ये तो स्ट्रक्चर हुआ, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ. बट क्वेश्चन, व्हाट इज वीडीआई? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द वीडीआई. ये जो हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं या फिर आने वाले क्लासेस में जो हम अपना सेटअप क्रिएट करेंगे ना, ये भी एक तरीके का वीडीआई सॉल्यूशन है. डू यू हैव आइडिया अबाउट वीडीआई? यस, आई हैव वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जैसे अभी मैं सिट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटर से हूँ, जैसे आई एम सिट्रिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम इसमें वीडीआई जो है सब पब्लिश करते हैं, ताकि हम्म. यूजर एक यूआरएल से कनेक्ट करे और अपना वीडीआई लॉन्च कर ले, तो फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर ओवर एनी कनेक्शन। सो आई नो सिट्रिक्स के अबाउट इट। अलावा कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो हमें वीडीआई क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं? एक तो सर ये एज्योर का एवीडी है, और हम्म. इसका VMware का होराइजन व्यू है,
हम्म। ये प्रोवाइड करते हैं, मेरे को ये दो ही पता है। ठीक है, करेक्ट। सो बेसिकली अगर हम बात करें पूरे के पूरे वीडीआई इन्वायरमेंट के लिए, तो कुछ ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपने सिट्रिक्स की बात की, राइट? हम्म। सिट्रिक्स कैन गिव अस ऑप्शन टू सेट अप आवर वीडीआई सॉल्यूशन। VMware का जो प्रोडक्ट है Horizon View के नाम से, वो हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। Azure वर्चुअल डेस्कटॉप तो है ही है, AVD है ही है, और साथ ही साथ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट इन द सेंस लाइक एज I'm टॉकिंग अबाउट द ऑन प्रोमाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की बात करें, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर कैन प्रोवाइड यू RDS सर्विस, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल सर्विसेज। ओके, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, टर्मिनल सर्विसेज भी हमारा VDI सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। ये सभी प्लेटफॉर्म VDI को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ Azure वर्चुअल डेस्कटॉप। क्वेश्चन, ओके। अगर हम बात करें इस VDI को, तो यू नो दैट अपने पास इम्प्लीमेंट करने के लिए एक, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर संभाल रहे हैं, तो हमारे पास कई मेथड हैं। आप ऑन प्रेम सेटअप कर सकते हैं, ऑन प्रेम सेटअप, या फिर हार्डवेयर सेटअप। ऑन प्रेम सेटअप या फिर आप बोल सकते हैं हार्डवेयर सेटअप। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने इन्वायरमेंट को वर्चुअलाइजेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑप्शन है, आप अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को VDI सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट? ऑन प्रोमाइसेस या हार्डवेयर में क्या होगा, आपको हर एक टास्क के लिए एक इंडिविजुअल मशीन, एक फिजिकल मशीन इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है सर। हर एक टास्क के लिए, हर एक सर्वर के लिए, अगर आपको वो डेटाबेस सर्वर इस्टेब्लिश करना है, AD इस्टेब्लिश करना है, VPN इस्टेब्लिश करना है, कोई भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए इट्स मैंडेटरी टू इम्प्लीमेंट एटलीस्ट वन हार्डवेयर, एक आपको हार्डवेयर लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वर्चुअलाइजेशन के केस में आप हाइपर वी पे जा सकते हैं। आप VMware के ESXi का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप Zen सर्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें ओपन स्टैक इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ लिनक्स। ठीक है, ओके। ये हो गया वर्चुअलाइजेशन सेटअप करने का मेथड। अब ये जो अपने पास हम बात करने वाले हैं VDI के लिए ना, VDI इज, यू कैन से दैट, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ आवर वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, दिस इज अवर हाई कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड मशीन। 128 गिग का रैम आपने इसमें दे रखा है, एंड मे बी 12 कोर का आपने प्रोसेसर दे रखा है, एंड we established maybe up to 2 TB of hard drive। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है, करंट कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारा सिस्टम, जो हम अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर रखे हैं। एंड नाउ इन दिस केस, इस हार्डवेयर पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल VMs को क्रिएट कर पाते हैं। ओके। इस हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पे हम मल्टीपल VMs को क्रिएट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हार्डवेयर रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। पहले जो ऑन प्रोमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसमें हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी कि फिजिकल सर्वर लगाओ और जो भी टास्क होगा उसी मशीन पे हम परफॉर्म कर पाएंगे। वर्चुअलाइजेशन आया मार्केट में, वर्चुअलाइजेशन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर मशीन पे मल्टीपल VMs को तैयार कर सकते हैं। एंड अब VDI की बारी आती है कि इसमें वर्चुअलाइजेशन तो इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। ये आपका सिस्टम हो गया जिसको हम बोलते हैं होस्ट पूल, प्रोवाइडेड बाय Azure। और इस होस्ट पूल पे हम क्या क्रिएट करते हैं, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। और इस वर्चुअल मशीन को हम मल्टीपल यूजर, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल यूजर, एट अ सेम टाइम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है। इज दैट जैसे ओके? सर मीन्स, जैसे विंडोज 10 की मशीन है, अगर हमारा सिट्रिक्स का एनवायरनमेंट हो, हमने वीडीआई बनाया हुआ है वहाँ पे, तो फिर हम वन यूजर वन मशीन होता है, बट हियर इन दिस केस विंडोज 10 का अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन इन एज्योर वी कैन हैव मल्टीपल यूजर्स ऑन द सेम मशीन, राइट? एग्जैक्टली,
एज पर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर वर्चुअल मशीन, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड किया है वीएम का, अगर आपने 8 GB रैम दे रखा है, 4 कोर प्रोसेसर दे रखा है, 1 TB ऑफ हार्ड ड्राइव आपने प्रोवाइड कर रखी है, तो वी हैव अ इनफ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। एटलीस्ट 3 बंदे तो एक वर्चुअल मशीन को एट द सेम टाइम एक्सेस कर ही सकते हैं, राइट। इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो कॉस्ट है ना वो काफी ज्यादा मीन्स कॉस्ट की कटिंग जो है वो आप काफी ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं। जो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 से 4 हार्डवेयर मशीन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती थी, अभी हम सिंगल एक वर्चुअल मशीन के जरिए चारों का टास्क एट अ सेम टाइम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है सर। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। So, this is our agenda and our responsibility to understand about each and every points related to the VDI solution. ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, एंड ताकि सारी चीजें हम आसानी से मैनेज कर पाएं। क्योंकि अगर हम इस डायग्राम को देखें, एवीडी होस्ट पूल आपने कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, एवीडी होस्ट पूल को एज्योर पोर्टल के ऊपर? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट हाँ मैंने वीडियोस देखी हुई हैं, उसमें मुझे पता है कि कैसे पहले आपने वीनेट बनाया, वीनेट के बीच में डोमेन कंट्रोलर के अंदर आपने डीसी प्रोमो चला के देन व्हाट यू हम्म डिड हम्म इज यू क्रिएटेड फ्यू यूजर्स। हम्म यूजर्स आपने क्रिएट किए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 4 यूजर्स क्रिएट किए, तो हम्म उन 4 यूजर्स में से किसी एक यूजर को आपने एज अ एंटरप्राइज एडमिन, डोमेन एडमिन और स्कीमा एडमिन ये सारे रोल्स प्रोवाइड कर दिए, और एडी कनेक्ट के थ्रू आपने अपने जितने भी यूजर्स हैं उनको सबको सिंक करवाया एज्योर एडी में। देन व्हाट यू डिड इज लाइक यू क्रिएटेड अ होस्ट पूल क्रिएट अ होस्ट पूल। देन आफ्टर क्रिएटिंग अ होस्ट पूल सिलेक्ट अ मास्टर इमेज कि आपने इमेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, देन सिलेक्ट दैट इमेज। और उसमें सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे बताएंगे कि कितनी मशीन्स आपने बनानी है, प्लस आप उस यूजर का डोमेन एडमिन जो आपने बनाया था उसका क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो मशीन आप बना रहे हैं वो डोमेन ज्वाइन हो जाए। तो ये इतना मुझे पता है सर। ठीक है। चलो, एक्चुअली जब हम एवीडी होस्ट पूल बनाते हैं या फिर सिर्फ वीडियोस देखते हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। गैप है बिल्कुल। 75% अगर हम पहली बार एवीडी होस्ट पूल क्रिएट करते हैं ना, तो 75% चांसेस रहता है कि वो फेल्ड हो जाएगा। इतनी सारी प्रीरिक्विजिट है, इतनी सारी केयरिंग होती है जब आप एवीडी होस्ट पूल को तैयार करते हैं ना। एक भी स्टेप आपने गलती से मिस कर दिया ना, तो आपका जो डोमेन है वो आपके एवीडी होस्ट पूल के साथ मैच नहीं कर पाएगा। डोमेन मैच ना करने का मतलब है कि यू आर अनेबल टू एक्सेस योर एनी वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। ओके। गॉट इट? देखने गॉट में तो इट। लगता है कि ठीक है, हमने एक 30 मिनट की वीडियो में सारा कुछ देख लिया कि फ्रॉम स्क्रैच टू क्रिएटिंग एवीडी होस्ट पूल, वो सारी चीजें हमने देख ली। बट जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मे बी कि वो सेम इम्प्लीमेंट करने में आपको 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग जाए, ठीक है सर। राइट? Just wanted to add one more point related to on premises. अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें on premises की केस में, your responsibility to set up one active directory, आप कोई सा भी सर्वर डिसाइड कर लो, 2012 2016 2019 कोई भी सर्वर आपने on premises पे इस्टेब्लिश किया, और आपकी जिम्मेदारी है कि उस सेम on premises के सर्वर के यूजर आप विंडोज 10 से लॉगिन करना चाहते हैं या विंडोज 11 से लॉगिन करना चाहते हैं, राइट? हम्म। सो व्हाट वी नीड टू डू, पहले तो हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और एडी इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं कि सिस्टम मस्ट कंटेन देयर ऑन आईपी एड्रेस। मैनुअल आईपी एड्रेस है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे जो नेमिंग कन्वेंशन है वो आसानी से मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट, जो क्लाइंट मशीन है उन क्लाइंट मशीन को आप मैनुअली कन्वर्ट करोगे फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। अगर आप उन यूजर्स को, एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, एज्योर एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को आप विंडोज 10 मशीन या विंडोज 11 मशीन से लॉगिन करना चाहते हैं, सो इट्स मैंडेटरी कि वो विंडोज 10 का कंप्यूटर आपके डोमेन का मेंबर होना चाहिए, देन वी आर एबल टू कन्वर्ट इट।
सेम सेटअप आप यहाँ पे मान के चलिए, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे मान के चलिए कि आप एवीडी के अंदर जो वीएम क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वीएम आप तभी लॉग इन कर पाएंगे जब आपका ये डोमेन इस पर्टिकुलर मशीन के साथ जुड़ा हो। मीन्स ये मशीन इस डोमेन का मेंबर हो। मान लीजिए हमने डोमेन बनाया विद नेम ऑफ class.com, दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर, और ठीक है। हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया विद द हेल्प ऑफ एवीडी होस्ट पूल। तो वर्चुअल मशीन जब रेडी होगी ना, इसकी प्रॉपर्टीज में अगर आप जाके देखते हैं ना, तो ये मशीन हमारी क्लास डॉट कॉम का मेंबर होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये मेंबर नहीं है तो आपका एवीडी होस्ट पूल जो है वो फेल्ड दिखा देगा, और एवीडी होस्ट पूल को क्रिएट होने में 15 टू 20 मिनट लगते हैं। सेटअप रेडी होने में 15 से 20 मिनट का टाइम सिर्फ और सिर्फ एवीडी होस्ट पूल को चाहिए। ठीक है। मीन्स ये जो टास्क करेंगे ये सेपरेट रहेगा, एवीडी होस्ट पूल का जो टास्क रहेगा वो सेपरेट रहेगा। ठीक है क्लियर? सर। क्लियर। नेक्स्ट, uh, our responsibility to start from the very basic, our responsibility to start from the very basic in the sense कि क्या क्या prerequisites है, क्या कहाँ से हम चीजों को implement करेंगे, वो हम देखते हैं। now lots of component we will discuss, लेकिन अभी हम यहाँ पे start करने वाले हैं। do you have idea about cloud technology? Yes, sir, I do have an idea about cloud technology. Like in cloud, we have various kind of platforms like infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Where infrastructure as a service, we are the whole sole manager of all the in hardware. Sorry, not the hardware, but the machines, taking the backups, अपग्रेडिंग द लाइक अगर हमने कोई अपग्रेड करना है मशीन को, नेटवर्क सेटअप करना है, कुछ भी है, पैचेस डालने हैं, तो वो हम ही देखेंगे। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हुआ कि जैसे हमने एज मान लो फॉर एग्जांपल हमने एज्योर फायरवॉल यूज किया, हमने फायरवॉल यूज करना है, हमने एज्योर का ही फायरवॉल यूज किया, तो वो एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो गया, क्योंकि हमने उसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, बाकी बैकएंड पे हाई अवेलेबिलिटी, उसकी पैचिंग, उसका अप टाइम, वो सिर्फ क्लाउड ही मेंटेन करेगा, एज्योर मेंटेन करेगा, उसका हमें हमसे कोई लेना देना नहीं है। और लास्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वेयर जहाँ पे क्या होता है कि एंड जो है, मतलब एप्लीकेशन, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में हमारी SaaS एप्लीकेशन है, तो हम एंड एप्लीकेशन यूज करेंगे, बाकी पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीमेल यूज करते हैं, हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन से सर्वर पे वो होस्टेड है क्या नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया सर। और क्लाउड हमारे पास पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड हो सकते हैं। correct. now one more point just wanted to add, ये तो हो गया task, and you know that जो cloud infrastructure है, they establish their data center in various location, जिसको इन्होंने रीजन और जोन में कैटेगराइज किया गया है। इज दैट करेक्ट? रीजन, यस, ये पता है सर रीजन्स मुझे रीजन। एंड और जोन, जोन्स। मुझे मुझे इसके बारे में सर आइडिया है, इसका आइडिया क्या है, इसका मुझे पता है कि रीजंस होते हैं, रीजंस के बीच में हमारे अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। मैक्सिमम वी कैन हैव 3 अवेलेबिलिटी जोन्स। और जैसे अवेलेबिलिटी जोन आर द डेटा सेंटर विच आर कनेक्टेड बाय द लो लेटेंसी केबल्स। और एक रीजन, जैसे अगर मान लो हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने 3 मशीन बनानी है, तो हम एक हम्म अवेलेबिलिटी जोन 1 में बनाएंगे, एक 2 में बनाएंगे, एक 3 में बनाएंगे, ताकि जो पावर है, और जैसे पावर है, पावर सप्लाई हो गया, और डेटा सेंटर रिडंडेंसी हो गया, कूलिंग हो गया, ठीक है, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया, वो मतलब हमने रिडंडेंसी प्रोवाइड कर दी। अगर एक डेटा सेंटर में दिक्कत होगी तो दूसरी मशीन जो दूसरे डेटा सेंटर पे चल रही है विद इन सेम रीजन वो चलती रहेगी। तो वो अवेलेबिलिटी जोन हो गया। अगर कई रीजंस में अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, अवेलेबिलिटी सेट होता है, वेयर वी हम्म हैव लाइक वन डेटा सेंटर, और उस डेटा सेंटर में हमारा फॉल्ट डोमेन, और हम अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे को फॉल्ट डोमेन कितना चाहिए, अपडेट डोमेन कितना चाहिए। फॉल्ट डोमेन इज लाइक कि नेचुरल क्लेमिटी, डिजास्टर हो जाए कुछ, तो वो है। अपडेट डोमेन कोई हमने माइक्रोसॉफ्ट अपडेट करता है अपने रैक्स को, तो उसमें उसके उसके लेवल पे हमें रिडंडेंसी चाहिए हो, तो हम अपडेट डोमेन डिक्लेयर करते हैं।
करेक्ट सर। करेक्ट। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, नॉट ओनली द एज्यूर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, दे एस्टैब्लिश देयर डेटा सेंटर इन डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, एंड ईच एंड एवरी डेटा सेंटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जितने भी डेटा सेंटर हैं वो सब आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं। वी आर एबल टू सेट अप आवर ऑन एप्लीकेशन। बेसिकली इसका जो फंडा होता है ना, इट इज अप्लीकेबल फॉर ये फॉल्ट टॉलरेंस। अगर हम बात करें नॉर्मल, जब हम यूजर स्टैब्लिश करते हैं या कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं पोर्टल के ऊपर, बाय डिफॉल्ट जो इनका फॉल्ट टॉलरेंस रहता है वो 95%, 95.99% रहता है। बट वी हैव ऑप्शन टू इनहेंस इट, वी हैव ऑप्शन टू इंक्रीज इट। किस तरीके से? अवेलेबिलिटी जोन के जरिए, अवेलेबिलिटी सेट के जरिए और अवेलेबिलिटी जोन के जरिए। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अब अपने व्हाट वी कैन से दैट फॉल्ट टॉलरेंस की जो परसेंटेज है ना, उस फॉल्ट टॉलरेंस की परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जोन में भी रख सकते हैं, जोन इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मल्टीपल जोन हो सकते हैं। मान लीजिए ये अपना एक रीजन है एशिया पैसिफिक, और इस एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन हो सकते हैं। जापान इज द पार्ट ऑफ आवर एशिया, सेंट्रल इंडिया एशिया का मेंबर है, मींस विच इज अ पार्ट ऑफ एपी, और मल्टीपल मल्टीपल आई थिंक the another data centers which is available like Dubai, which is a part of our same AP, सेम एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ही ये सभी पार्ट आते हैं। तो सर ये रीजन अवेलेबिलिटी, हुआ। नो, द कलेक्शन ऑफ अ जोन कंसीडर एज ए रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन हो गया, इसके अंदर जापान, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये हमारे जोन्स कहलाएंगे एज्यूर के केस में। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिकॉज वी वांट टू सेट अप आवर इंफ्रास्ट्रक्चर विद सिक्योरिटी। इसमें भी आप फॉल्ट टॉलरेंस देखेंगे, इसमें भी हम अवेलेबिलिटी सेट वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वी शुड नो अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द आवर एवीडी होस्ट पूल, एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द ऑटो स्केलिंग सर्विस। ऑटो स्केलिंग सर्विस को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाएगा, ये टास्क भी हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। ऑटो स्केलिंग क्या होता है सर? ऑटो स्केलिंग कैटेगराइज्ड इन टू डिफरेंट पार्ट, एक आपका हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। हॉरिजेंटल के केस में क्या होता है? यू हैव टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली। और वर्टिकल के केस में क्या होता है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है कि अगर आपका सीपीयू या रैम का कंजप्शन बढ़ता है, इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली, तो ये क्या करेगा, नई वर्चुअल मशीन को या नए एक कंप्यूटर को ऐड करा देगा। ठीक है। वर्टिकल के केस में क्या होता है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन अगर हाई हुआ, मींस यूसेज अगर हाई हुआ, रैम का यूसेज, सीपीयू का यूसेज अगर हाई हुआ, सो इस केस में व्हाट एग्जैक्टली हैपन, in this case you have to change the hardware configuration manually। आपको तो हार्डवेयर सर ये मैनुअली चेंज करने ऑटोमेटिक के नहीं ऊपर। होगा ये? वर्टिकल में नहीं नहीं, अपने ऑटो। हॉरिजेंटल के केस में ऑटोमेटिक होता है, वर्टिकल के केस में आपको मैनुअली इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ती है। ठीक। ठीक है, दोनों का डिफरेंस है। तो ये जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्केलिंग है वो भी हम अपने एवीडी होस्ट पूल के लिए इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि किस तरीके से ये काम करता है। एवीडी होस्ट पूल का जो ऑटो स्केलिंग है टोटली डिफरेंट है अदर ऑटो स्केलिंग से, क्योंकि इसमें आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, टाइमिंग इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने कोई वेब सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर रखी है एवीडी होस्ट पूल के सर्वर से, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम आपका जो सीपीयू और रैम कंजप्शन है वो चेंज होता रहता है।
वीकेंड में थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सीपीयू कंजप्शन इवनिंग टाइम पे कम हो गया। सो इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो ऑटो स्केलिंग है आप सेट कर सकते हैं कि अगर इवनिंग के टाइम पे हमारे सीपीयू का यूसेज उतना नहीं है या रैम का यूसेज उतना नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो रैम उसका कंजप्शन कम हो या उसमें यूसेज जो है कम हो, ताकि बिलिंग ज्यादा ना प्रोवाइड करनी पड़े। नहीं सर, इसमें ऑटो स्केलिंग जो मैंने पढ़ा स्केलिंग के बारे में एवीडी में, तो स्केलिंग हमारे पास ऐसे रहता है, हम स्केल पहले हम स्केलिंग प्लान क्रिएट करते हैं जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा पीक आवर्स कौन सा होगा, रैंप अप और रैंप अप, फिर पीक आवर्स, फिर रैंप डाउन, फिर ऑफ पीक आवर्स, कुछ ऐसा करके कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट? हाँ सेम ही तो है ना, सेम ही तो है। पीक आवर्स मतलब कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बहुत ज्यादा हिट्स आ रहे हैं, तो वो पीक आवर्स में काउंट होगा। ठीक है। अगर इवनिंग में हमारी वेबसाइट उतनी ज्यादा ओपन नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली उतनी ज्यादा यूसेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उतने तो वो ज्यादा रैम मशीन्स और को शट प्रोसेसर डाउन की कर कंजप्शन। देगा? कुछ वर्चुअल मशीन अगर मल्टीपल वीएम है तो कुछ वीएम को टर्न ऑफ कर देगा, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को या जो बिलिंग है उसको हम आसानी से बचा सके। ठीक है सर। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। एंड नाउ अब बेस एजेंडे से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एवीडी होस्ट पूल बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो डेफिनेटली यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद योर ऑन फ्री ट्रायल अकाउंट। तो अगर अपने पास फ्री ट्रायल अकाउंट है, सो वी जस्ट नीड टू ओपन आवर portal account portal.azure.com. So I'm going to log in my on MSDN account. सर मैं ये भी बता देता हूँ कि मेरे को इसके बारे में क्या पता है कि इसमें सब्सक्रिप्शंस होती हैं, हम करते हैं तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन होती है, 3 तरह की सब्सक्रिप्शन होती है, फ्री ट्रायल, और हमारे पास होती है पे एज यू गो, और थर्ड होती है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स जैसे होते हैं MSDN जैसे आप बता रहे हैं। तो हम्म। माइक्रोसॉफ्ट जो भी है, स्कूलिंग हो गया या जो भी हो गया, इनकी सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन के बीच में हमारे रीजन्स होते हैं, हम मतलब रिसोर्स ग्रुप होते हैं, सॉरी नॉट रीजन, रिसोर्स हम्म। ग्रुप होते हैं। हमने रिसोर्स ग्रुप डिफाइन किया, रिसोर्स ग्रुप के बीच में हम अपनी जितने भी रिसोर्सेज हैं वो डिफाइन करते हैं कि कैसे क्या क्या हमारे रिसोर्सेज, जैसे वीएम है, वर्चुअल मशीन है, निक कार्ड्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे रिसोर्स ग्रुप के अंदर में आएंगे ताकि हम बिलिंग बुलिंग वगैरह कैसे भी इसका हम कर सकें सेग्रीगेट। तो सर मेरे को जो सबसे बड़ा जो चैलेंज लगता है, मेरे को एडी नहीं आता, इसका एडी समझ में नहीं आया, या मैंने पढ़ा नहीं है या मुझे आता नहीं है, दोनों में से मुझे नहीं पता। इसमें मैंने थोड़ा पढ़ा भी कम है, बट हम्म। इसमें मुझे एडी समझना है, मुझे डोमेन समझना है, कैसे कस्टम डोमेन ऐड करते हैं ना सर, इसमें कस्टम डोमेन ऐड करते हैं कुछ, तो मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो वो सब चीज़ें, मुझे मॉनिटरिंग के बारे में नहीं पता कि कैसे मॉनिटरिंग सेटअप करेंगे, और सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं जैसे, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा कम आइडिया है, तो वो सब चीज़ें समझनी है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। एडी का तो पार्ट मैंडेटरी है, एडी के बिना वी आर अनेबल टू मैनेज एनी सिंगल स्टेप ऑफ एवीडी होस्ट पोल। अगर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज नहीं है तो डेफिनेटली वी आर अनेबल टू मैनेज एनी, इवन वी आर अनेबल टू क्रिएट एवीडी होस्ट पोल, एवीडी होस्ट पोल भी हम नहीं तैयार कर पाएंगे। ठीक है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि हम किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, मीन्स हाउ वी कैन मैनेज आवर एवीडी होस्ट पूल। तो उसके लिए हमें एडी कनेक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एज एडी के अंदर जो सर्विसेज या ऑप्शंस है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो सर आप एज योर एडी के मुझे बता देंगे? हाँ, विदाउट एज एडी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे ना। तो वी ठीक है शुड सर। नो अबाउट द एज एडी। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं किससे, कॉन्सेप्ट बेस से स्टार्ट करेंगे। एज पर द एजेंडा सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कॉन्फ़िगर वीनेट, एंड वीनेट के बाद इसमें हम एक वर्चुअल मशीन ऐड करेंगे। And once we add the virtual machine, we will create our communication between Azure Virtual Desktop, sorry,
Azure Active Directory to the domain services. ठीक The है सर, first step that we need to start, create मैं लिखता हूँ साथ साथ में सर, लिखे जाता हूँ। VNet. पहला क्रिएट स्टेप हमें वीनेट। क्या करना है, VNet क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर DNS IP, सॉरी, ऐड सर्वर 2016 2019, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। टू VNet, जो VNet हमने तैयार किया उसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, देन कॉन्फ़िगर VNet, कॉन्फ़िगर DNS, नंबर 4 इंस्टॉल ADDS in server 2016, then create users in ADDS server. ठीक है सर, नेक्स्ट। ठीक है, ये स्टेप्स हमें फॉलो करना है अभी तो। एंड वंस वी इंस्टॉल द वर्चुअल यूजर्स इन आवर वर्चुअल मशीन, देन इंस्टॉल Azure AD Connect to synchronize all users from ADDS to एज़्योर एडी। Azure AD. This is our agenda. ये स्टार्टिंग के एजेंडे हैं। डन। डन सर। बैक टू द पोर्टल, और यहाँ पे अपने पास MSDN अकाउंट है। आई एम गोइंग टू क्रिएट VNet। दिस इज द VNet आइकॉन। एक VNet तो यहाँ आप पे तैयार कर रिसोर्स लेते हैं हम। तो रिसोर्स ग्रुप नहीं बनाएंगे सर आप? मल्टीपल, ये 4 साल पुराना अकाउंट है जिसमें बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है सर। ओपन VNet, और यहाँ पे हमें एक MSDN सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द रिसोर्स ग्रुप AVD क्लास के नाम से, एंड टाइप द नेम ऑफ आवर VNet, AVD VNet. Central US is our location, so I'm going to proceed and create our VNet in Central US. ओके No need to do anything. Next, this सर, is the इसमें panel. इसमें सिक्योरिटी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं सर? सिक्योरिटी में Bastion सर्विस है, फायरवॉल है, और आपका DDoS प्रोटेक्शन है। ये हमें कॉन्फ़िगर करना होता है सर? Bastion, फायरवॉल और DDoS प्रोटेक्शन अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, जब आप कोई वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं तब आपको DDoS लगाने की रिक्वायरमेंट होती है। Bastion और फायरवॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो VNet है ना, ये आप किसी भी पर्पज के लिए क्रिएट करते हैं। जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो उसके लिए भी VNet देने की जरूरत पड़ती है। एक इंडिविजुअल ठीक। सिस्टम बना रहे हैं तब भी हमें VNet प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। AVD जो मशीन होती है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहती है, सिक्योर रहती है, क्योंकि उस केस में हमें VM का एक्सेस जो है वो मल्टी होस्ट के थ्रू होता है, मल्टी सेशन होस्ट के थ्रू होता है। हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन AVD की वर्चुअल मशीन को हम डायरेक्टली ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं तो Bastion लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। Azure फायरवॉल और DDoS प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बेस्टियन होता क्या है सर? बट Bastion एक मेथड है जिस मेथड के जरिए आप अपनी वर्चुअल मशीन को URL से एक्सेस कर पाते हैं, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर पाते हैं।
विदाउट पब्लिक आईपी एड्रेस एंड विदाउट पोर्ट नंबर 3389। बेस्टियन की हेल्प ओके से आप अपने यूजर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को असाइन कर सकते हैं टू एक्सेस योर वीएम, और वो भी ओटीपी के साथ, मींस एक एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप इसमें इन्वॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो बेस्टियन इज अ ठीक मेथड। आज के डेट में जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर वो इंडिविजुअल मशीन एज्योर पोर्टल से परचेज कर रहे हैं ना, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो वर्चुअल मशीन है वो बेस्टियन सर्विस से ही एक्सेस हो। ओके क्लियर? क्लियर फायरवॉल, दो तरीके के फायरवॉल आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल सेटअप कर रखा है तो उसको भी आप अपने वीनेट के साथ अटैच कर सकते हैं। ओके अगर आपने एज्योर पोर्टल से फायरवॉल परचेज करना है तो वो भी पॉसिबल है। आप डायरेक्टली एज्योर पोर्टल पे फायरवॉल क्रिएट करेंगे और अपने इस वीनेट को उस फायरवॉल के अंदर अटैच करके जो भी आपको पॉलिसीज तैयार करनी है, जो भी आपको रूल्स तैयार करने हैं, हर एक पॉलिसी और रूल आप आसानी से अपने फायरवॉल में कॉन्फ़िगर करेंगे और वो पॉलिसीज आपके इस वीनेट के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। Multiple options we are able to find: NAT, PAT, port forwarding, पोर्ट ब्लॉकिंग, पोर्ट अलाउिंग, सारी सर्विसेज आपको एज्योर के फायरवॉल पे आपको दिखाई पड़ जाएगी, बिकॉज डे टू डे एज्योर बहुत सारे चेंजेस किया अपने फायरवॉल के अंदर। सो ठीक है सर जस्ट लाइक ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल, अगर आप ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल पे की बात करें, लाइक यू एस्टैब्लिश योर ऑन प्रोमाइसेस फायरवॉल, सोफोस का फायरवॉल या फिर कोई सा भी फायरवॉल जो आपने सेटअप कर रखा है, उस फायरवॉल की तरह आप अपने एज्योर फायरवॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर देन डीडोस क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रोबोटिक अटैक। रोबोटिक अटैक इन द सेंस आप बोल सकते हो कि जो हमारे कंपटीटर होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे कंपटीटर होते हैं वो क्या करते हैं ना, द वर्क ऑफ द कंपटीटर क्या करते हैं, वो रोबोटिक अटैक, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर रखी है और कोई भी बंदा दूसरा जो अम, अम, अ, दूसरा बंदा भी ई कॉमर्स की वेबसाइट को रन कर रहा है, सो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट डाउन करने के लिए ना रोबोटिक या फेक अटैक्स कराएगा, फेक हिट्स देगा ताकि आपका सर्वर डाउन हो जाए। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि आपको डी डॉस प्रोटेक्शन इनेबल करना पड़ेगा। बस सर इसमें हमें चेक चेक मार्क ही करना है सिर्फ और ये हो जाएगा राइट चेक मार्क करना है एंड इट विल गिव अस अ वर्जन ऑफ आवर, we just need to set up, we need to create a DDoS protection plan because it's a paid service। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, मीन्स यू शुड प्रोवाइड द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लान, ठीक है सर है ना? तो ये आप अपने सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग, सिक्योरिटी इन द सेंस कि लाइक आप किस तरीके का सर्वर इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सर्वर में कौन सी साइट, अगर गेम वगैरह इस्टेब्लिश करना है, वेबसाइट वगैरह होस्ट करनी है, तो डेफिनेटली यू शुड एक्टिवेट इट। ठीक है सर चलो अभी हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, दिस इज द पैनल जहाँ पे हम अपनी आईपी एड्रेस को मैनेज करेंगे। सो ठीक है द सर मीनिंग ऑफ आईपी एड्रेस एज पर द नेम सजेस्ट, आईपी एड्रेस की अगर हम बात करें तो बस टेन इसमें डॉट सर हम जीरो डॉट जीरो 10.0 जो भी हम नेटवर्क आईपी एड्रेस बनाएंगे और उसमें हम सबनेट डिफाइन कर देंगे राइट एग्जैक्टली। यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है हमें, वो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1.0, और स्लैश में मेंशन कर देते हैं हम 25 128 आईपी एड्रेस मिल जाएगी हमें। ऐड सबनेट में अभी हम यहाँ पे एक सबनेट ऐड करते हैं, बाकी का सबनेट बाद में ऐड कर, क्योंकि वी आर ठीक है सर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज वीपीएन, तो यहाँ पे हम एवीडी सबनेट यहाँ पे मेंशन कर दिया, और स्लैश में 25 पहले दिया था तो 26 अभी दे देते हैं। 128 आईपी एड्रेस थी टोटल अपने पास, और जिसमें से हमने 164 आईपी एड्रेस हमने असाइन कर दिया। नो नीड टू एक डू सर यहाँ एनीथिंग। एक सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे हम्म। इसमें आईपी एड्रेसेस जो हमारे होते हैं जैसे हम नॉर्मल हम जब भी सबनेट बनाते हैं तो उसमें दो आईपी फर्स्ट और लास्ट हो जाता है मतलब हम ब्लॉक करते हैं मतलब वो हम यूज नहीं कर सकते फर्स्ट डिफाइन करता है नेटवर्क लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट के लिए इसमें सर 5 आईपीज होते हैं ना आई थिंक हाँ, एज्यूर वो पोर्टल 5
अलग आईपी को रिजर्व करके रखता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो किस किस के लिए होते हैं सर, कुछ आइडिया उसके वो बारे में? नहीं, वो बैकएंड के लिए होता है। बैकएंड इन द सेंस कि जो डिवाइसेस एज्योर लगाती है अपने नेटवर्क रिसोर्सेज के लिए, उन डिवाइसेस को प्रोवाइड करने के लिए आईपी एड्रेस भी हमें हर एक सबनेट से, ये पूरे व्हाट वी कैन से दैट पूरे वीनेट की बात नहीं कर रहे हैं। जितने नंबर ऑफ सबनेट्स आप तैयार करेंगे, हर एक सबनेट में से 5 आईपी एड्रेस वो रिजर्व कर लेगा। क्लियर? ठीक, क्लियर सर। ठीक है। और वो जो आईपी एड्रेस रहते हैं ना, वो आईपी एड्रेस आपके बैकएंड के लिए होती हैं, जो बैकएंड में डिवाइसेस अवेलेबल है। बैकएंड में कैसे सर, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जैसे फर्स्ट आईपी तो ब्रॉडकास्ट का हो गया, सेकंड आईपी किसके लिए यूज होएगा? फर्स्ट एंड लास्ट एक ब्रॉडकास्ट के लिए इस्तेमाल होती है, और एक आपका गेटवे के लिए निकल जाता है ठीक है। स्टार्टिंग की। सो जो बैकएंड में अगर आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एजूर ने बैकएंड में कुछ डिवाइसेस इन्वॉल्व कर रखी हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, वीएम के होस्ट से रिलेटेड कुछ डिवाइसेस बैकएंड में अवेलेबल है। उन डिवाइसेस को जो आईपी एड्रेस असाइन होता है ना, वो हमारे ही सबनेट से असाइन किया जाता है। ठीक है सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नो नीड टू डू एनीथिंग, टैग्स वगैरह देने की रिक्वायरमेंट नहीं टैग्स है किस लिए हमें होते हैं? इसमें। टैग्स टैग्स किस लिए होते फॉर हैं द सर? आइडेंटिफिकेशन, अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लस अपने डिवाइस को किसी दूसरी सर्विस के साथ अटैच करने के लिए भी टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अपनी डिवाइसेस को दूसरी सर्विसेज के साथ अटैच करने के लिए? हाँ। कम समझ में आया मुझे टैग का फंडा। ठीक है। चलो आगे। टैग, हाँ जी। टैग का इस्तेमाल बेसिकली कर सकते हैं हम किसके लिए, कि एक तो आइडेंटिफिकेशन एज पर द नेम सजेस्ट, कि आपने एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ठीक एवीडी है। का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और आपके पूरे अकाउंट में मल्टीपल वीनेट है, मल्टीपल मल्टी। सबनेट है, मल्टीपल प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस आपने परचेज कर रखी है। एंड ठीक है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वीनेट में या किसी भी सबनेट में, किसी भी वर्चुअल मशीन में आपने टैगिंग नहीं की, ठीक विच है। इज रियली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वीनेट आपके लिए एवीडी का काम करेगा, कौन सा सबनेट आपके एवीडी के लिए काम करेगा, कौन सी हार्ड डिस्क आपकी एवीडी के लिए काम करेगी। एक तो काम ये हो गया कि आप अगर आप एक अपना पर्सनल इंफ्रा बना रहे हैं, तो इट्स मैंडेटरी कि आपको टैगिंग करनी रहेगी। टैगिंग से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जो भी चेंजेस करना होगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना होगा, वो आसानी से टैग के थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे, और टैग के जो भी आपको एडिटिंग करनी है, वो डायरेक्टली आप टैग से फाइंड कर पाएंगे। पहला। दूसरा, टैग का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है जब आप दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं या अटैच करना चाहते हैं। डिवाइस में भी एनीथिंग, डिवाइस की जगह पे यहाँ पे हम रिसोर्स बोल सकते हैं। रिसोर्स, ओके। दो वर्चुअल मशीन है, आप आसानी से दोनों की आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करके देख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें आप आईपी एड्रेस मेंशन भी नहीं कर पा रहे हैं, या आईपी एड्रेस का ऑप्शन ही नहीं है, तब उस केस में टैगिंग आपकी हेल्प करेगा। जैसे एंड पॉइंट बनते हैं, दो तरीके के एंड पॉइंट बनते हैं, प्राइवेट एंड पॉइंट बनता है, पब्लिक एंड पॉइंट बनता है। एंड पॉइंट बनते हैं हमारे एप्लीकेशंस के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट हम होस्ट करना चाहते हैं, वेब ऐप जो सेटअप कर रखे हैं उनको, उनके लिए टैगिंग करते हैं। अपने स्टोरेज अकाउंट के लिए टैगिंग करते हैं, सॉरी स्टोरेज अकाउंट के लिए एंड पॉइंट तैयार करते हैं। अब दोनों के केस में, जो स्टोरेज अकाउंट है उसमें भी, और जो हमारा एज्योर वेब एप्लीकेशन सर्विसेज है उसमें भी, दोनों में आईपी एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर होता। अब अगर ठीक हमें है। स्टोरेज को नेटवर्क से जोड़ना है, तो पिक्चर में आएगा एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास टैग का होना जरूरी है। ठीक है।
क्लियर? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सर अब। चलो यहाँ पे हम करते हैं प्रोसीड। पहला स्टेप हमने वीनेट क्रिएट किया और वीनेट के अंदर हमारे पास एक एड्रेस स्पेस है /25 का, और उस एड्रेस स्पेस में एक आईपी एड्रेस हमने बचा रखी है। एक सबनेट हमने तैयार कर रखा है, दूसरा सबनेट हमारे पास रिमेनिंग है, राइट। तो पहला सबनेट जो था वो हमने 26 का रखा है। 26 की मीनिंग ये होती है कि वी आर एबल टू कनेक्ट अप टू 64 डिवाइसेस, उसमें से 5 डिवाइसेस आपकी माइनस हो जाएंगी। 64 डिवाइसेस ऑलरेडी हमने सबनेट में कॉन्फ़िगर कर दिया, और 64 डिवाइस अभी भी अपने पास रिमेनिंग बची है। ठीक है। तो वो जो 64 डिवाइस है रिमेनिंग, उसको हम इस्तेमाल करेंगे इन अपकमिंग डेज, जब हम अपना इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे विद व्हाट वी कैन से दैट फॉर वीपीएन या अदर सर्विसेज के लिए, जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ वीनेट इज रेडी टू यूज। अभी अपने पास वीनेट जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। फर्स्ट स्टेप क्रिएट वीनेट। सेकेंड स्टेप, इसमें इस वीनेट में एक आपको इंस्टेंस तैयार करना है, वर्चुअल मशीन तैयार करनी है। 16 2016 19 राइट। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सा भी आप यहाँ पे एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन सेम रिसोर्स ग्रुप में इस्टेब्लिश करनी है। तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ एवीडी डोमेन। आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद द अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन, जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपको हाई लेवल की सिक्योरिटी देनी है, नॉट हाई लेवल सिक्योरिटी, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को का फॉल्ट टॉलरेंस रिडंडेंसी। आप इंक्रीज, राइट, ये सर रेडंडेंसी इंक्रीज वर्चुअल, करने के लिए। ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्या चीज है? VMSS can help us to create bulk virtual machine on single click. VMSS included with the horizontal scaling. वर्चुअल मशीन स्केल सेट में जब आप वीएम क्रिएट करते हैं तो एक समय में आप मोर देन 100 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ नाम डिसाइड कर नंबर डिसाइड करना होगा कि हाउ मेनी इंस्टेंसेस यू वांट टू क्रिएट। जस्ट जैसे अभी टाइप द ये नंबर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं वर्चुअल मशीन स्केल सेट को, तो हम्म, इसमें हमें नंबर बताना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 मशीन्स बनानी है तो वो 10 बन जाएंगी। एक एग्जैक्टली 0 to 999 वर्चुअल मशीन्स का ऑप्शन रहता है। 0 to 999 वर्चुअल मशीन हम अपने वीएमएसएस से बना सकते हैं। अगर सर अभी आप सिलेक्ट करो फॉर एग्जांपल, अगर हम करके देखें तो इसमें ऑप्शन देगा नीचे कहीं? ये दूसरे पेज पे पहुंचा देगा हमें। अगर हम वीएमएसएस सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमें दूसरे पेज में पहुंचा देगा। अभी हमने वर्चुअल मशीन स्केल सेट मैनेज की, ये बोल रहा है यू शुड क्रिएट योर वीएमएसएस, यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर। ये आपका जो पेज है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा और आपको वीएमएसएस के पेज पे ले जाएगा। दिस इज द पैनल ऑफ वीएमएसएस, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। इस वीएमएसएस के अंदर आई डोंट वांट टू प्रोसीड, जस्ट नीड टू प्रोसीड विद सर्वर 2016। यूजर नेम एंड पासवर्ड दे देते हैं, कोई सा भी यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर देंगे। ठीक है सर। ये लोकल एडमिन अकाउंट हो गया राइट? दिस इज द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। हम बना नहीं रहे, सिर्फ इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम मल्टीपल वीएम तैयार करते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। दिस इज द पैनल जहां से आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितनी बनानी है। दो बाय डिफॉल्ट है, 5, 50, 500 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ट्रिपल और ये नाइन। स्केलिंग पॉलिसी मतलब मैनुअल और कस्टम में क्या फर्क हुआ? स्टेप बाय स्टेप चलें, क्योंकि हम होप अप कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, हम एक ही दिन में सब कुछ सीखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं सर, ठीक है, सॉरी। नहीं, नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाएगा ना, फिर हम सारी चीजें एक ही दिन में सब कुछ सीख लें, जो दिख रहा है वो सब कुछ सीख लें, नॉट पॉसिबल। हम स्टेप से चल रहे हैं ना, एक 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 पाथ हमने डिसाइड किया है। ठीक है सर। पोर्टल पे 1000 चीजें दिखाई पड़ेंगी, वो पॉसिबल है नहीं, फिर हम इसी में पड़े रहेंगे, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, हम एवीडी का ए भी नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सॉरी फॉर दैट। क्लियर ना? नहीं तो वो चीज थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए ड्यूरेशन एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बिल्कुल। एक घंटे जो भी हमारी क्लासेस होती है ना, कि एटलीस्ट फिर अभी 2 घंटे की क्लास खत्म हो जाएगी, जब आप खुद कैलकुलेट करोगे अपनी नोटबुक में, तो आपको लगेगा कि यार आज तो ईवीडी का तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं, बस एक डायग्राम देखा था और वो देखा था, एक वीनेट बनाया था।
बिकॉज हम अपना सारा टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। सो हम पहले फोकस करते हैं, टारगेट पे फोकस करते हैं कि टारगेट क्या है, बाकी ठीक है जितनी सर। चीजें हैं वो हम देखेंगे। एज्योर ने अपने पोर्टल पे 14 डिफरेंट सर्टिफिकेशन बना सक कैटेगराइज कर रखे हैं, ठीक है। और ठीक है। 14 डिफरेंट सर्टिफिकेशन में इन सर्विसेज को डिवाइड कर रखा है। गॉट इट? और 14 सर्टिफिकेशन करने में हमें 1.5 साल का टाइम लगता है। हाँ नहीं ठीक है। नहीं नहीं, आर्किटेक्ट इज द VMSS इज द पार्ट ऑफ आवर AW Azure AG 104, ओके। राइट, एंड AG 305। चलो वो अलग का मैटर है। अभी हम करते हैं क्रिएट इंस्टेंस, और इंस्टेंस के बाद वी विल प्रोसीड फॉर द AD, Azure Active Directory। ठीक है सर। ठीक है सर। वर्चुअल मशीन मस्ट बी क्रिएट इन सेम लोकेशन। जो जियोग्राफिकल लोकेशन आपने सेलेक्ट किया था अपने वीनेट के लिए, जो रिसोर्स ग्रुप आपने सेलेक्ट किया था अपने वीनेट के लिए, वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। टाइप ठीक है द सर। नेम ऑफ आवर डोमेन, सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद बेसिक नेम। सेंट्रल यूएस ठीक है इज सर। आवर लोकेशन, क्योंकि हमारा वीनेट अभी भी सेंट्रल यूएस में रन कर रहा है। दिस इज ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट। अवेलेबिलिटी सेट में 3 पार्ट है: अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन, और आपका VMSS वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ठीक है सर। द ठीक है। फंडा ऑफ दीज पॉइंट्स, अगर आप अपनी वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ऑन प्रोमाइसेस मशीन की बात करें। एक बेस मशीन का ओएस प्रोटेक्ट करने के लिए हम रेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। डू यू हैव आइडिया अबाउट ठीक। रेट सिस्टम? थोड़ा बहुत आइडिया सर, ज़्यादा नहीं है मुझे। एन एग्जांपल ऑफ रेट सिस्टम? रेड ज़ीरो, रेड वन ऐसे करके सर होता है कुछ। अब मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली सर। ठीक है। ऑन प्रोमाइसेस पे जब हम अपने सर्वर को इंस्टॉल करते हैं ना, और सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो हम उसमें रेड इंस्टॉल करके पहले रेड कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर ओएस इंस्टॉल करेंगे, फिर सर्विस इंस्टॉल करेंगे। ठीक है उसका सर। रीजन ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑन प्रेम सर्वर, क्योंकि हम जो अभी सर्वर बना रहे हैं ना, इसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है। ठीक है सर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाइंट का पूरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम अपने सर्वर को नॉर्मल नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर डोमेन आपका डाउन हुआ तो इट विल इम्पैक्ट इंटायर एवीडी होस्ट पूल। आपका एक भी वर्चुअल मशीन एवीडी होस्ट पूल की रन नहीं करेंगी, हर एक वर्चुअल मशीन आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। यू आर अनेबल टू टेक द RDP। ठीक है ठीक सर। वैसे ही जैसे ऑन प्रोमाइसेस सर्वर पे हमने प्लान किया कि आई एम गोइंग टू इंस्टॉल सर्वर 2016, और इन फ्यूचर इस सर्वर 2016 के ऊपर अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट होस्ट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। या फिर हम सेम इस सर्वर की मशीन के ऊपर हम इस्टेब्लिश करेंगे अपने अदर सर्विसेज लाइक वर्चुअल मशीन। जो क्लाइंट मशीनें हैं वो क्लाइंट मशीन इसी यूजर से लॉगिन करेंगे, लाइक दिस। अब जितने नंबर ऑफ इंस्टेंस जुड़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर आप ऐड करते जा रहे हैं, इट मींस दैट आप अपने सर्वर की डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो, इसके ऊपर ठीक। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, लाइक ठीक है दिस। सर। नाउ अगर थिंक अबाउट, अगर आपके सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है, ठीक है। एक सिंगल हार्ड डिस्क लगा रखी है, उस पे आपने सर्वर का ओएस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी इज जीरो, ये हार्ड डिस्क डैमेज, वी विल लॉस द एंटायर क्लाइंट। ये सभी क्लाइंट बैठ जाएंगे, इनका कोई काम नहीं हो पाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम रेड का इस्तेमाल करते हैं। और रेड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्ड डिस्क पे था ना, उसको हम 3 हार्ड डिस्क पे लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम रेड 5। हम रेड 5 लगाएंगे, 3 हार्ड डिस्क लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमारे ये क्लाइंट्स डाउन नहीं होने चाहिए, हमारा ये सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए। ये जो क्लस्टर बनेगा, हार्ड डिस्क का क्लस्टर बनेगा, इस क्लस्टर के ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। एक हार्ड डिस्क डैमेज भी हो गई, हमारा ओएस एज इट इज चलता रहेगा, एज इट इज रन करता रहेगा, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। ये ऑन प्रोमाइसेस की बातें हो गई। अब अगर हम बात करें अगले स्टेप पे, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? हम बात करने वाले हैं एज्यूर पे कैसे सिक्योरिटी दें, एज्यूर पे कैसे हम अपना रेट सिस्टम स्टैब्लिश करें।
ठीक है। एज्योर वीएम प्रोटेक्शन। जब 7 हम एज्योर वीएम प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, तो एज्योर वीएम प्रोटेक्शन में क्या आता है? पहला आता है अवेलेबिलिटी सेट, दूसरा आता है अवेलेबिलिटी जोन, और तीसरा आता है वीएम एसएस। ये तीनों हमारी हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर वर्चुअल मशीन या डोमेन कंट्रोलर जो आप वीएम में इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है सर। नाउ अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है? दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं इसको। ये आपका एज्योर का पोर्टल हो गया, और ये बैकएंड में हो गया एज्योर का डेटाबेस। एज्योर डीसी, एज्योर डेटा सेंटर। एक वीएम आपने बनाया और आप इसको अवेलेबिलिटी सेट में रखना चाहते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी सेट में आपको मिलेगा एक फॉल्ट डोमेन और दूसरा मिलेगा आपको अपडेट डोमेन। बाय डिफॉल्ट दो फॉल्ट डोमेन होंगे और 5 अपडेट डोमेन होंगे। आई विल शो यू। अगर हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी सेट पे जाते हैं और ये बोलेगा कि यू शुड क्रिएट अवेलेबिलिटी सेट, तो आपको एक रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे, फॉल्ट डोमेन के पेज पे, अपडेट डोमेन के पेज पे। टेस्ट नाम दे दिया, फॉल्ट डोमेन में हमने दे दिया 2 और अपडेट डोमेन में दे दिया हमने 5। ये बाय डिफॉल्ट है। अब अपने इसको मैक्सिमम 3 तक ले जा सकते हैं और इसको मैक्सिमम 20 तक ले जा सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन प्रोसीड विद एनी। हम यहाँ 5 ही रख रहे हैं अभी, बिकॉज वी हैव टू पे द अमाउंट। और यहाँ पे हमने 2 रखा। अगर आप ये क्रिएट करते हैं, बट यू शुड नो अबाउट एग्जैक्टली होगा क्या बैकएंड में। अगर हम ऐसा प्रोसीड करते हैं तो इसके बैकएंड में क्या इम्पैक्ट होगा। ये फॉल्ट डोमेन है अपना। जब आप वीएम क्रिएट करते हैं, इसकी 2 कॉपियां, आपके वर्चुअल मशीन की 2 कॉपियां ऑटोमेटिक यहाँ पे बन जाएगी। मींस 2 होस्ट हमारी इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो फॉल्ट डोमेन है और ये जो अपडेट डोमेन है, अगर ये डाउन होता है, फॉल्ट डोमेन डाउन होता है, तो अपडेट डोमेन ऑटोमेटिक कम इनटू द पिक्चर। इसकी वजह से आपको मिलते हैं 99.9999% ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस। इज दैट ओके? ओके सर, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग व्हाट आई लर्नड इज दैट कि अब अगर हम अवेलेबिलिटी सेट अगर हम क्रिएट कर फॉर अवेलेबिलिटी सेट क्रिएट करते हैं जिसमें फॉल्ट डोमेन भी होगा और हम्म। अपडेट डोमेन भी होगा, तो ठीक उसमें है। क्या है कि अगर मान लो हमने दो फॉल्ट डोमेन हमने सिलेक्ट किया 2 और अपडेट डोमेन हमने सिलेक्ट किया 5, तो हम्म। होगा यूं कि हमारी मशीन्स जो है, पहले वाली मशीन फर्स्ट ट्रैक पे बनेगी, सेकंड वाली मशीन जो बनेगी वो सेकंड ट्रैक पे बनेगी। हाँ ठीक है। और जैसे हम थर्ड मशीन बनाएंगे तो फिर फर्स्ट ट्रैक में बनेगी, बट उसका रैक जो उसका हॉरिजॉन्टल जो मतलब सर्वर होगा, ESXi सर्वर, वो डिफरेंट होगा। सर्वर डिफरेंट होगा, सॉरी। ESXi जैसे मतलब मैं कैसे समझाऊं, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ सर यहाँ पे। हाँ बोलो, मैं ड्रॉ करता हूँ इसमें। इसमें नहीं हो पाएगा ना, फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी आपको। ठीक है चलो। फॉल्ट नहीं नहीं, डोमेन इस में इस इस बॉक्स से आप क्या समझ रहे हो? ये फॉल्ट डोमेन, ये हमारा एक रैक हो गया। जैसे ये रैक है फॉल्ट डोमेन, ये वन रैक हो गया, और सेकंड वाला हाँ, जो बॉक्स आपने बनाया हुआ है ये सेकंड रैक हो गया। रैक के बीच में लाइंस लगा लो सर। इनके बीच में लाइक दिस।
जैसे आप सर दो बॉक्स बनाओ यहाँ साइड पे ना, हम्म साइड पे जहाँ पे ब्लैक ये है ना, यहाँ पे दो बॉक्स बना लो, ये फॉल्ट डोमेन के दो बॉक्स बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी। अब थोड़ा सा बड़ा नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए बॉक्स प्लीज। लाइक दिस, 1 2 3 4 5। ये पांच हमारे पांच ये फॉल्ट डोमेन हो गए। अब बीच में सर पतली पतली लाइनें हॉरिजॉन्टल बना लो। हाँ ऐसे। ये अब इसमें हम्म। क्या है, ये हमारा अपडेट वन हो गया फर्स्ट वाला, और नीचे वाला सेकंड लाइन सेकंड जो हॉरिजॉन्टल पूरे हैं ये अपडेट टू हो गया। ऐसे ही होता है सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अपडेट 1, अपडेट 2। मतलब आप कह रहे हो कि कॉपी बन जाती है सर्वर की, ऐसा होता है क्या? कॉपी? नहीं 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 नहीं, ये बैकएंड है अपना। ठीक है, दिस इज द बैकएंड। और वेट, ये फ्रंट एंड है अपना। इस साइड जो है अपना वो फ्रंट एंड है। ठीक है। ये वीएम हमने जो बनाए डोमेन वो है। ठीक है। विदाउट अवेलेबिलिटी सेट जाते हैं तो 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस हमें मिलता है। ठीक है, जो कि इनफ नहीं है किसी कंपनी के लिए। ठीक है। अगर हम इसको अवेलेबिलिटी सेट पे जाते हैं ना, तो ये आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए होस्ट। होस्ट का मतलब आप इसको ESXi बोल सकते हो या कुछ भी बोल हाँ, सकते हो। ESXi बोल सकते हैं, यस। कुछ भी बोल सकते हैं। अब जब आप फॉल्ट डोमेन की बात करते हैं, या क्योंकि फॉल्ट और अपडेट डोमेन दो ही पार्ट हैं यहाँ पे। फॉल्ट डोमेन जब बोलते हैं तो ये जो वर्चुअल मशीन है, ये पैरेलली इस होस्ट में भी रहेगी और इस होस्ट में भी रहेगी। ठीक है। ESXi होस्ट 1 में भी रहेगी, ESXi होस्ट 2 में रहेगी। ये लाइव रहेगा 24/7। ठीक है। ठीक है। अब बारी आती है अपडेट डोमेन की। अपडेट डोमेन में कुछ ऐसे स्टैंड बाय में होस्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये स्टैंड बाय के होस्ट है। ये तभी पिक्चर में आएंगे जब आपके मेन होस्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, या आप अपडेट करना चाहते हैं, सिस्टम को अपडेट करना, अपडेट मैनेजर के थ्रू अपडेट कर दिया, या बैकएंड का सिस्टम अपडेट में लगा, बैकएंड में लगा दिया, तो ये इस फॉल्ट डोमेन की जगह पे ले लेगा। जो स्टैंड बाय है, जो आपका अपडेट डोमेन है ना, वो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल्ट डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। इनका कोई भी चार्जेस नहीं पड़ता। वी डोंट नीड टू पे एनी अमाउंट फॉर द स्टैंड बाय। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना पड़ेगा, इसका जो पेमेंट है वो हमें देना पड़ेगा, इसके जो चार्जेस हैं वो हमें देने पड़ेंगे। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, तो ये जो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प करता है इन केस ऑफ एनी इश्यूज अकर विद अ बैकएंड होस्ट। पूरे डेटा सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल रैक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल होस्ट की बात कर रहे हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमारा वर्चुअल मशीन डाउन हो जाएगा, इन केस विदाउट अवेलेबिलिटी सेट। लेकिन अगर आपने अवेलेबिलिटी सेट दे रखा है, तो जो होस्ट में हमारी वर्चुअल मशीन रन कर रही है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, फिर भी हमारी वर्चुअल मशीन रन करती रहेगी, क्योंकि अदर होस्ट वी हैव ऑलरेडी स्टैब्लिश अनदर होस्ट। क्लियर? क्लियर सर। अवेलेबिलिटी जोन थोड़ा सा एडवांस है। जोन का मतलब ये है कि आपने एक सेंट्रल यूएस में डेटा सेंटर है, एक वेस्ट यूएस में डेटा सेंटर है। ये क्या करेगा, जब आप अपनी वीएम को क्रिएट करोगे, तो ये यहाँ के डेटा सेंटर में भी रखा रहेगा, यहाँ के डेटा सेंटर में भी रखा रहेगा। इसका बेनिफिट ये है, नेचुरल क्लाइमेट से बचाने के लिए, नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए हम अपने अवेलेबिलिटी जोन का इस्तेमाल करते हैं, कि इन केस अगर ठीक है उस सर। पर्टिकुलर एरिया में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस केस में दूसरा जो लोकेशन है वो हमारी वर्चुअल मशीन्स को टेक केयर कर ले। ठीक है सर। इज दैट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। चलो, अभी हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी सर्विस नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ पेड। तो आई डोंट वांट टू यूज एनी सर्विस। ठीक है सर, नो रिडंडेंसी, बायोस तो कुछ नहीं रखे।
हाँ, रेडंडेंसी कुछ भी नहीं रख रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2016 रख दिया, और 4 GB रैम इनफ है प्रैक्टिस पर्पज के लिए, क्योंकि हमें ये वर्चुअल मशीन डिलीट नहीं कर पाएंगे लास्ट डे तक। आप ये स्टॉप सर करके रख सकते हो, लेकिन आप डिलीट नहीं कर पाओगे। हाँ, बीच में सर थोड़ा सा लैग हुआ था कुछ। नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने ये डिसाइड किया, ये नहीं, प्रोसेसर डिसाइड किया। बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ ना, आपके यहाँ लाइट वगैरह आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, ठीक है अभी तो। ठीक है, ठीक है सर। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने डिसाइड किया, नो नीड टू डू एनीथिंग। हाँ, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वर्चुअल मशीन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ सेम वीनेट दैट यू क्रिएटेड। एवीडी ओके वीनेट सर। 192.168.1 समथिंग। आईपी एड्रेस हमारा डोमेन आईपी, पब्लिक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लेगा। 3389 एक्टिवेट रहना चाहिए, बिकॉज वी वांट टू एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द नेटवर्क। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर एनी काइंड ऑफ लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन गेटवे। सो सिंपल सा हम इसको करते हैं प्रोसीड। वी जस्ट नीड टू क्रिएट इट। विनेट अभी हमने रेडी किया है, और दूसरा हमने वर्चुअल मशीन रेडी किया है, यानी हम अभी यहाँ पे हैं। दिस इज द पैनल। पहला वीनेट और एजेंडा हमने ये है कि हमारा सेटअप एक बार रेडी हो जाए। सेटअप रेडी होने हम्म, के बाद वी जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स, मींस जो इसके अंदर के ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है सर। सर थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तो डोंट माइंड। हाँ, नहीं 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 नहीं, सी, क्वेश्चन पूछने से कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो इस पार्ट में है, ठीक है ना, क्योंकि एज्योर पोर्टल हर एक सर्विस से जुड़ा हुआ है। मैं समझ गया सर वो बात की। हाँ, वो उसमें काफी सारे सर्टिफिकेशन, अगर हर कुछ पूछने लगो तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हो ना, एवीडी के इन्वायरमेंट से हो। ठीक है सर, ठीक। अगर हम गए तो वो फिर खिंचता चला जाएगा आगे, फिर आगे। फिर एक चीज को समझाने की, जैसे अभी आपने एंड पॉइंट के बारे में की बात कर लें, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट के बारे में अगर हमें क्लियर करना है, थ्योरेटिकल तो क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीनेट बनाओ, स्टोरेज अकाउंट बनाओ, वेब एप्लीकेशन बनाओ, प्राइवेट एंड पॉइंट तैयार करो, उसको अटैच करो, टैग को बीच में लाओ। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ना, 2 घंटे का है। ठीक है सर। ठीक है, पहले अभी हम बेस बनाते हैं, अभी ट्रैक पे आते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। ट्रैक पे ठीक आ है जाए, सर। उसके बाद फिर समझ में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे सर, मैं तो वैसे ही करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं नहीं, नुकसान ना हो ना, क्योंकि हमारा टाइम आपके पास भी नहीं है, वीकेंड मिलता है उसमें भी। अगर हम अगर हमें फील होगा कि यार तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सर एवीडी पे अकॉर्डिंग टू यू काम करना एज कम्पेयर टू सिट्रिक्स थोड़ा सा इजी रहेगा, राइट? हाँ, क्योंकि इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारा कुछ जो है पोर्टल पे है, मॉनिटरिंग से लेकर बैकअप तक। सारी चीजें आप अपने खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी ट्रबल शूटिंग, इसमें जो सॉल्यूशन है वो काफी आसान है इन कंपेयर ऑफ सिट्रिक्स। ठीक जैसे है, मैंने कभी वर्चुअल काम मशीन। जैसे मैंने कभी काम किया नहीं है, मैं अफ्रेड हूँ थोड़ा सा इसको लेके, तो डरने की तो कोई जरूरत नहीं है इसमें। ना ना ना, कोई तो नहीं, आपको खुद लगेगा कि अच्छा इस तरीके। लोग जो है ना बहुत ज्यादा वो बना रखे हैं कि नहीं, एवीडी। इवन मैं जो अभी मैंने जो बैचेस निकाले हैं एचसीएल के, वो मतलब डे वन जब इंट्रोडक्शन हुआ हमारा एचसीएल के स्टूडेंट से, या जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ठीक है, स्टार्ट डे वन, आई हैव अ 5 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव अ 8 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे वीडीआई आता है, ये आता है, वो आता है। बट जब उनसे टास्क पूछो कि भाई क्या 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 टास्क आपने परफॉर्म किया है, यूजर क्रिएट करना, यूजर को वर्चुअल मशीन में असाइन करना, यूजर के लिए एप्लीकेशन असाइन करना, दैट्स इट। बस इतना टास्क। उनको ये नहीं पता कि प्रोफाइल डेटा कैसे सेव किया जाता है। एफएस लॉजिक्स का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने प्रोफाइल डेटा को एज्योर के स्टोरेज में स्टोर करते हैं, कैसे अपने लोकल सैन में स्टोर करते हैं, ये टास्क नहीं मालूम थे। तो
डेफिनेटली अगर वो 4 साल से काम कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट सिर्फ इतना ही काम तो होगा नहीं कि केवल वर्चुअल मशीन्स के लिए यूजर अटैच करना या फिर डोमेन के हम्म। थ्रू अपने वीएम को कनेक्ट कराना या फिर एप्लीकेशन असाइन करना, बहुत सारे टास्क है इसमें। तो अगर आप बेस स्टार्टिंग की जो बेसिक चीजें हैं उनको भी तैयार कर लोगे ना, तो यू फील लाइक अब जब जिस भी क्लाइंट के लिए काम करोगे ना, वो भी क्लाइंट समझेगा कि नहीं, कि बंदे के पास एटलीस्ट 4 से 5 साल का तो एक्सपीरियंस आई है। ओनली द ठीक है। यूजर्स मैनेजमेंट एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। चलिए, वीएम हमारे पास रेडी है, एवरीथिंग इज ओके, दिस इज द पब्लिक आईपी एड्रेस और ये दिस वन इज आवर प्राइवेट आईपी एड्रेस। एक एक ठीक है। बेस आपको लेकर चलना है। नाउ वी हैव अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस का बेनिफिट ये है कि अब आप अपने वीनेट को ना डीएनएस आईपी असाइन कर सकते हो। वीएम क्रिएट हो वीनेट। गया, आपने डिसाइड कर लिया कि इस पे हम एडी इंस्टॉल करेंगे, तो अब बैक आ जाओ वीनेट में। वीनेट पे डीएनएस आईपी, ओके। ओपन योर वीनेट और इस वीनेट की प्रॉपर्टीज में जा करके जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डीएनएस सर्वर, कस्टम डीएनएस। जो आपकी वर्चुअल मशीन की आईपी एड्रेस है 192.168.1.4, हम्म। अल्टरनेट कुछ है नहीं, तो 8.8.8 हमारा अल्टरनेट आईपी एड्रेस हो जाएगा। सेव कर देंगे इसको। तो सर हमने हमने अभी ये जो स्टेप किया, मेरे को इस स्टेप में बड़ा कंफ्यूजन था कि ये स्टेप हमने क्यों किया। हमने वीनेट में जाके हमने इसको डीएनएस क्वेरी ये क्यों बताई। अगर ये नहीं बताएंगे तो जो आपकी मशीन्स है ना, अपकमिंग डेज में आने वाली जो वर्चुअल मशीन्स हैं एवीडी होस्ट पूल के अंदर, वो आपके डोमेन से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। आप कितना भी कोशिश कर लो, वो आपके डोमेन से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा लेट्स सपोज हमारा ऑन प्रेम का एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वीपीएन, फिर हम वीपीएन यहाँ आएगा पे फिर। फिर वीपीएन आ जाएगा, ठीक है। तो वीपीएन से फिर हम उसका जो डोमेन सर्वर होगा हमारा, हम उसका आईपी यहाँ बताएंगे, राइट। वीपीएन जुड़ने के बाद आपका जो ऑन प्रोमाइसेस का डोमेन है, डेफिनेटली वो डोमेन आपके इसमें आ जाएगा। यस। ठीक है। ठीक है सर, मतलब द पॉइंट इज कि हमने जितनी भी मशीन्स बनानी है वो रजिस्ट मतलब एक तरह से एडी में ऐड हो जाएं, तब करके हम ये बताते हैं यहाँ पे डीएनएस। अगर आपकी एवीडी की वर्चुअल मशीन्स डोमेन में अटैच नहीं हो पाएंगी, तो कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपका एवीडी होस्ट पूल फेल्ड हो जाएगा, कभी भी सक्सेसफुली हम तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। मैं ये पॉइंट भी नोट कर लेता हूँ कि हमने कॉन्फ़िगर डीएनएस इन वीनेट, हाँ आपने लिखवाया है सर ये, राइट। कॉन्फ़िगर डीएनएस इन वीनेट, ऐड डोमेन सर्वर आईपी इन वीनेट। ठीक है सर, कंटिन्यू। यहाँ पे हमने सेव किया और साथ ही साथ वर्चुअल मशीन जो आपने तैयार किया है ना, उस वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, नेटवर्किंग पे। अंडर द नेटवर्किंग वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द डोमेन, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और यहाँ पे भी आपको डीएनएस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। कस्टम पे जाएंगे, इनहेरिट नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी आप सेम आईपी एड्रेस 192.168.1.8 और फोर सॉरी डॉट 1.4, 8.8.8 मेंशन कर देंगे। यहाँ पे क्यों किया सर अब हमने। ये मेन वर्चुअल मशीन है। बाकी की जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होंगी आपके वीनेट की आईपी एड्रेस को एक्सेस करेंगी, तो वहां से उनको सबनेट मिल जाएगा, सॉरी डोमेन की आईपी मिल जाएगी। ये तो बेस मशीन है, इसमें तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें मैनुअल आईपी एड्रेस हम नहीं करेंगे। अच्छा, जो चीज क्लियर। हम इसका सर्वर का खुद का ही डीएनएस बना दिया हमने, मतलब। सेम आईपी एड्रेस मेंशन कर दी, इसको बता दिया कि दिस इज योर डीएनएस आईपी एड्रेस, ये आपका डीएनएस का आईपी एड्रेस है। ठीक है, जैसे हम ठीक है। विंडोज सर्वर में जाके नेटवर्क प्रॉपर्टीज में जाके बताते हैं, वही चीज है। हम्म। करेक्ट। डन।
अब इसके बाद स्टेप क्या है कि हम जो वर्चुअल मशीन हमने तैयार की है ना, इसका उसका आरडीपी रिमोट ले। उठाना है और इस पे एक्टिव डायरेक्टरी एडीडीएस सर्विस इंस्टॉल कर देनी है। ठीक है। ठीक है। बेसिक सा स्टेप यूज करना है जो हम अपने ऑन प्रोमाइसेस से इस्तेमाल करते हैं। ऑन प्रोमाइसेस पे जैसे आईपी वगैरह देना, फिर उसमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वगैरह को इंस्टॉल करना, ये सारे पार्ट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एडी का इंस्टॉलेशन होगा, उसके बाद फिर हम अपने एडी कनेक्ट पे आएंगे, जो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा उस पे। लाइक एडी कनेक्ट अगर आपको आ गया, एडी एज्योर एडी अगर आ गया, तो चाहे आप ऑन प्रोमाइसेस का डोमेन ले जाओ, एज्योर पोर्टल से डोमेन खरीदो। एक डोमेन और बनता है इसमें पैस सर्विस के थ्रू, तो आप कोई सा भी डोमेन क्रिएट करोगे, उसके उससे हम अपनी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो अगला एजेंडा जो है हमारे पास, वो है इस पे एडी वगैरह को इंस्टॉल करना, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करना टू मैनेज अवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है सर, हम इंस्टॉल करते हैं फिर। ठीक है, ये हम आगे इंस्टॉलेशन इट विल टेक टाइम, तो कल से कंटिन्यू करें। मेरा ना एक डेमो है अभी थोड़ी देर में, तो आई नीड टू प्रिपेयर फॉर डेमो। ठीक है सर। कल कितने बजे ये हम सर? कल कर लेते हैं, सेम टाइम पे रखते हैं ना, 11 बजे से 11 से 1। 11 to 1। हम्म। तो अभी आधा घंटा कर लेते हैं सर। नहीं, मेरे को लैब सेटअप करनी है, 1 बजे से मेरा डेमो है एक। ठीक है। एक्चुअली ठीक है। VMware का वो है ना डेमो, तो मुझे ESXi और vCenter सर्वर इंस्टॉल करना है, उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। डन। ये मैं रिकॉर्डिंग आपको डन। शेयर कर देता हूँ, आप इतना कम से ये कम कैसे? देखो। ये मैं कहाँ शेयर? व्हाट्सएप पे लिंक दूंगा, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड, सिंपल। से उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो सर अभी हम जैसे ये अभी और आगे के लिए मतलब सिक्योरिटी वाइज भी हम सिक्योरिटी भी सीखेंगे सिक्योरिटी वाइज लाइक इसमें, NSG एवीडी वगैरह है, हाँ NSG सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह है। वो सीखेंगे। हाँ हाँ, NSG वगैरह तो पार्ट आएगा ना। अभी सबनेट नेटवर्किंग में ही बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो केवल बेस बना रहे हैं, नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है सर। ठीक है। डन। डन सर, डन। चलो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और कल मिलते हैं सर। डिस, हाँ, डिस्कस करते हैं और इस पे। ओके, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर यू आपके साथ ये सेशन लगा यू के। वेलकम। ठीक है भाई, हाँ जी। थैंक यू। एम एस आई एक्स पैकेज भी करेंगे। आगे है ना MSIX पैकेज, MSIX पैकेज, और व्हाट वी कैन से दैट FS लॉजिक वगैरह, ये सारी चीजें अपने पास है। ठीक है सर। चलो डन, कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम। मच।